हेलो फ्रेंड्स, आर के पी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग करंट अफेयर वाले सेशन में क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बिना टाइम ख़राब करे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को करंट अफेयर के। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है आईटीबीपी से संबंधित। आईटीबीपी जो है वो चर्चा में क्यों है? तो सबसे पहली बात तो यही समझेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी 7 बटालियन जो है, 7 बटालियन अभी न्यू निर्माण की जाएंगी, मतलब जो है 7 बटालियन अभी बनाई जाएंगी, तो इसलिए ये अभी चर्चा में है। फिर उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना कि यह सेंट्रल आर्म पुलिस का हिस्सा है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये सेंट्रल आर्म पुलिस का जो है भाग ही है, उसी का मतलब जो ये सेंट्रल पुलिस है। इसको क्यों जो है तैनात किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा कि यह कहां पर तैनात है। तो ये सबसे पहली बात समझिए, तो ये इसके नाम से ही आपको पता हो रहा है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म ये है। यानी यह चाइना के जो है बॉर्डर पर तैनात किया गया है इन सब जो है जवानों को। तो इसी की 7 बटालियन और बनाई जाएंगी। अब इसके बारे में थोड़ा, इसकी जो कब बनी है, कैसे बनी है, तो वो सब चीज़ें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसको बनाया जो गया था सॉरी तो इसको जो बनाया गया था 1962 में बनाया गया था, 1962 में बनाया गया था, चाइना के युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये बनाया गया था, किस एक्ट के तहत बनाया गया था? सीआरपीएफ एक्ट के तहत बनाया गया था। इसको सीआरपीएफ एक्ट के तहत इसको बनाया गया था आईटीबीपी को। तो इतना जानकारी बस आप रखिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब ये हम लोग देखते हैं ये क्या है। ओमोर्गस खानदेश, तो ये क्या है? ये एक बीटल की प्रजाति है, बीटल है, बीटल की प्रजाति है। ठीक है, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कैराटीन बीटल, कैराटीन बीटल के नाम से भी जाना जाता है इसको। अभी सर्च करिएगा कि बीटल ये जो है किस टाइप का है। अभी तक उपलब्ध मतलब इसकी जो है बीटल की प्रजातियों में अब टोटल 14 हो गई। ठीक है, टोटल अब कितनी हो गई हैं? 14 हो गई हैं। यह एक ऐसा मतलब जो है, ऐसे समझ लीजिए, एक प्रजाति है जो डेड बॉडी को मतलब डिकम्पोजिंग में सहायक होता है। डेड बॉडी को खाते हैं या उसको जो है मतलब सड़ाने का काम करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो ये हो गया इस तरीके से, इसके बारे में जो है जानकारी थोड़ी बहुत जो है। फिर उसके बाद जो है अगर और इसमें जाने तो या किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप अगर जाने तो जान लीजिए आप जो है ट्रोजिड फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके बाद इसमें जो है, जो ये है क्या, वैसे अगर मूल रूप से देखा जाए
तो नेक्रोफेगस है, नेक्रोफेगस, नेक्रोफेगस, इसको नेक्रोफेगस कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है इसके बारे में सामान्य चर्चा है, बस ये न्यूज़ में था। तो क्योंकि अभी 14वीं जो है प्रजाति इसकी जो है ये है कैराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारस क्रेन के बारे में है। सारस क्रेन, सारस क्रेन आपने देखा होगा, लंबी सी घींच होती है सारस की, तो वही सारस क्रेन आपने देखा होगा। इसमें देखते हैं कि ये चर्चा में, सॉरी अभी एक ही क्वेश्चन ये वाला जो है अभी छूटा है। पेरियार टाइगर रिजर्व, यह चर्चा में है। पेरियार टाइगर रिजर्व एक्चुअली ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में 4 दिनों का, लगभग 4 डेज का बर्ड्स का सर्वे हुआ है। बर्ड्स का सर्वे हुआ है जिसमें मतलब पेरियार जो टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व है कहाँ? तो सबसे पहली बात जानिएगा, यह जो है केरल में पेरियार नदी है, आप जानते हैं, तो उसी के पास में जो है यह टाइगर रिजर्व है। अब चूंकि दोनों फेमस हैं तो पेरियार नदी भी आपको याद रखना है, पेरियार टाइगर रिजर्व भी याद रखना है, और दोनों कहाँ है? केरल में है, ये चीज़ आपको पता हुई। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज जो है वो समझिएगा। तो पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा हम जानकारी लिख लेते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो वेस्टर्न घाट पे है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स में यह जो है के पास मतलब में उपस्थित है। देखिए इसमें क्या हुआ है कि 231 लगभग प्रजातियां पक्षियों की पाई गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ है बर्ड सर्वे। अच्छा, अब अगर कुछ और चीजें जाने तो टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में हमने बताया था आपको। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हमने आपको बताया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर में हमने आपको जो बताया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का। अच्छा, अब ये टाइगर पेरियार कब घोषित किया गया था? तो इसको भी आप जान लीजिए 3 वर्ष बाद, सॉरी 5, ये 1978 में, 5 साल बाद इसको समझ लीजिए। इसमें 5 साल जोड़ दीजिए, तो 5 साल के बाद इसको जो है घोषित कर दिया गया था टाइगर रिजर्व, ये घोषित कर दिया गया था पेरियार टाइगर रिजर्व। तो 1978 में यानी 1978 में इसको घोषित कर दिया गया था टाइगर रिजर्व को। पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद अगर हम टोटल टाइगर रिजर्व की बात करें तो लगभग 53, ठीक है, 53 रानीपुर यूपी का है टाइगर रिजर्व। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 54वां आई थिंक जो है प्रस्तावित है, घासीदार। चलिए अब इसको जो इसके हटाते हैं, इसके जो है बाकी जो है इसमें और कुछ बचा हुआ है, तो चलिए इसमें और कुछ नहीं बचा हुआ है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। फिर उसके बाद अगर हम लोग, चलिए छोड़िए, हटाइए, इसको जो है हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में सारस क्रेन के बारे में समझते हैं। सारस क्रेन क्या है, क्यों चर्चा में है, तो ये सब जो है चीज़ें समझ लेते हैं। सारस क्रेन चर्चा में क्यों है, तो देखेंगे सारस क्रेन क्यों चर्चा में है। तो अब थोड़ा कुछ चीज़ें जान लीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो साइंटिफिक नेम ग्रस एंटीगोने। तो ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम हो गया। फिर उसके बाद और इसके बारे में थोड़ा जाने तो हम लोग जो है इस पर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, कहाँ पर जो है यह पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है।
कहाँ कहाँ पे, तो नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, पूर्वोत्तर भारत, नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 2 जगह ये पाया जाता है, ये चीज़ याद रखना है। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, मतलब अगर थोड़ा हाई लेवल में पूछेगा तो यह केवल भारत में ही पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, भारत में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको पता चला। फिर उसके बाद और इसके बारे में थोड़ा जाने, तो इसकी संख्या लगभग 2015 में 500 थी, वहीं 2022 में 992 हो गई। तो यानी अब इसकी संख्या बढ़ी हुई है। तो ये एक मतलब जो है ठीक बात है कि हाँ, इसमें कुछ संख्या में ग्रोथ देखी गई है, तो ये ठीक है। चलिए, ये हो गया इसके बारे में। फिर उसके बाद अगर IUCN की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इसको घोषित है, रेड लिस्ट में, IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत, वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। फिर उसके बाद IUCN की, तो हो गया IUCN स्टेटस इसका। चलिए ठीक है, ये IUCN स्टेटस आपने जान लिया। फिर उसके बाद अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत देखें तो इसको जो है 4थी अनुसूची में रखा गया है, 4th शेड्यूल में रखा गया है। 4थी अनुसूची वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 के जो है 1973 में इसको रखा गया है 4थी अनुसूची में। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ इसके बारे में हैं। वैसे ये जो है कहाँ गया, ये सारस क्रेन। तो सारस क्रेन जो है यह मतर तालुका में पाया, मतलब जो देखा गया है मतर तालुका में, मतलब इनकी संख्या सर्वाधिक है। तो मतर तालुका कहाँ है, खेड़ा में है। तो ये आप लिख लीजिएगा। तो चलिए, ये हो गए कुछ इससे संबंधित जो है फैक्ट और उसके बाद जो है करंट से जुड़ी हुई जानकारी। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, आप लोग फोटो कैप्चर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के मध्य यह एक सैन्य अभ्यास है, जो कि जो है एक सैन्य अभ्यास है, भारत और जापान के बीच में हुआ है। तो अभी 2023 में हुआ है। इसका 4th एडिशन है, 4th एडिशन है ये। फिर उसके बाद अगर ध्यान दें तो ये भारत और जापान के बीच में है, और हो कहाँ रहा है, जापान में हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जापान में हो रहा है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि धर्म गार्जियन किन किन 2 देशों के बीच में होता है, तो जापान और भारत के बीच में होता है। यह सैन्य अभ्यास है, तो ध्यान रखिएगा, यह एक सैन्य अभ्यास है। भारत की आर्मी और जापान की आर्मी जो है इसको क्या करती है, युद्धाभ्यास करती है। अब उसके बाद कुछ और अभ्यास हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जैसे ये तो हो गया थल पर, फिर उसके बाद जल में, और उसके बाद जो है एयर में। तो इस तरीके से कुछ जो है हम लोग और भी अभ्यासों को देख लेते हैं। तो उसमें और अभ्यास देखें तो हैंड इन हैंड एक अभ्यास, सॉरी हैंड इन हैंड रहने दीजिए, वो तो चाइना के साथ होता है। मालाबार, मालाबार देख लीजिए, मालाबार इंपॉर्टेंट है, मालाबार अभ्यास। मालाबार जो अभ्यास है यह 4 देश मिलकर करते हैं, 4 देश मिलकर करते हैं। यह 4 देश कौन कौन से हैं, तो क्वाड कंट्रीज हैं, क्वाड, QUAD। तो क्वाड कंट्रीज जो है इसमें जो है, तो इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें देखिए क्वाड में जो है, देखिए क्वाड का मतलब एक
क्वाड्रिलेटरल जो है, यानी एक चौखाना टाइप का ऐसे जो है बनता है, ये इस टाइप से, कुछ इस टाइप से मान के चलिए। तो ये इस तरीके से बनता हुआ, मतलब ये मतलब क्वाड मतलब बन जाता है, ऐसा संगठन एक है। तो कौन सा संगठन है थोड़ा हम आपको बता दें ताकि आपको मैप वाइज याद रहेगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसमें अगर हम एक मैप ड्रॉ करें, अगर ऐसे ही एक, तो बेसिक रूप से ऐसे ही हम ड्रॉ कर रहे हैं मैप को। तो ये इस तरीके से, ये यहाँ पर मान लीजिए जापान है, ऐसे से ये क्यूराइल है, ये जापान है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से चाइना, और ये इस तरीके से फिर इधर ले लीजिए थोड़ा भारत को, और ये इधर ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लिया, और इधर आप ले लीजिए अमेरिका को, ये 49वीं समानांतर रेखा है, और ये अमेरिका को ले लीजिए। तो अभी देखिए किस तरीके से भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरीके से ये क्वाड बन गया। तो इसीलिए ये चारों देश जो है मिलकर एक सैन्य अभ्यास करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मालाबार सैन्य अभ्यास। तो ये ध्यान रखेंगे मालाबार अभ्यास किन किन के बीच में होता है, तो ये आपको याद रखना है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये देखिए क्वाड बना हुआ है उसी तरीके से। तो ये हुआ आपका जो है इस तरीके से। अब नहीं, आप जो है उम्मीद है कि अब तो भूलने की संभावना कम होगी। चलिए ये चीज़ समझ में आई, तो फिर आगे की ओर देखते हैं, और भी सैन्य अभ्यासों को देख लेते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया मालाबार अभ्यास। फिर उसके बाद हैंड इन हैंड की अभी जो चर्चा हमने की थी वो चाइना के साथ होता है, हैंड इन हैंड। तो ध्यान रखेंगे हैंड इन हैंड की हमने जो बात की थी अभी, तो वो एक्चुअली चाइना के साथ होता है। चाइना और भारत ये इसको जो है करते हैं, कंडक्ट करते हैं। चलिए तो हो गया हैंड इन हैंड। हम लोग चर्चा कर रहे थे जापान के, तो जापान के साथ एक होता है सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स जो है, तो वो ध्यान रखेंगे सिम्बैक्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले सिम्बैक्स क्या, जिम्बैक्स देखिए, जीमैक्स, जीमैक्स जो है यह जो होता है वो अभ्यास है एयरफोर्स के, ये एयरफोर्स। जापान और भारत की एयरफोर्स जो है इस अभ्यास को करती हैं। कौन कौन, जापान और भारत की। देखिए जीमैक्स, इसको जो है ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद और भी अगर देखें तो ये तो हो गया आपका जो है, चलिए ठीक है, ये हो गया आपके जो है इस तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए ये तो हो गया, इसके बारे में बहुत चर्चा हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, धर्म गार्जियन हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार। तो अभी उस्ताद बिस्मिल्ला खान, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो यह शहनाई वादक हैं। तो ये आपको पता हुआ कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान ये शहनाई वादक हैं। अच्छा, इन्होंने पहली बार जो परफॉर्म किया था वो 1950 में किया था, पहली बार परफॉर्म जो है इन्होंने किया था उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने। तो इन्हीं का एक जो है, इन्हीं के नाम पर युवा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यह अवार्ड संगीत, ठीक है, यानी म्यूजिक, और उसके बाद आर्टिस्ट यानी आर्टिस्ट वगैरह को जो है दिया जाता है यह अवार्ड। इसमें क्या किया जाता है, 25,000 रुपए का अवार्ड दिया जाता है, प्लस एक अंगवस्त्र, एक गमछा टाइप का होता है, अंगवस्त्र होता है, और एक ताम्र मतलब पत्र होता है। ताम्र पत्र का मतलब एक पीपल के पत्ते टाइप का जो है कुछ आइटम होता है, तो ताम्र पत्र होता है। तो इस तरीके से ये जो है अवार्ड दिया जाता है, ये आपको पता चला, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अब इसको जो है कंडक्ट कौन कराता है, तो ये भी चीजें याद रखिएगा इसमें। तो इसको जो है कौन कौन जो है, देखिए पहली बात तो इसमें दो चीजें समझेंगे। इसका नोडल मिनिस्ट्री जो है, वो नोडल मिनिस्ट्री जो है वो कौन सा है, मिनिस्ट्री
ऑफ कल्चर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। और उसके बाद यह इसको कंडक्ट कौन करता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यह अवार्ड संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी। ये देखिए इसमें लिखा है संगीत नाटक अकादमी जो है, इसके द्वारा यह अवार्ड। अब इसी क्वेश्चन को भी यहाँ पर समाप्त कर लेते हैं हम लोग हैं, जो 14वां क्वेश्चन है ये, इसको भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही इसको जो है ये, मतलब क्या नाम, सॉरी इसको नहीं, इस म्यूजिक को, मतलब जो ये वाला क्या नाम जो है युवा अवार्ड है, ये वाला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है, इसको दिया जाता है द संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। और यह जो है किसके अंतर्गत काम करता है, तो यह भी आपका जो है इसी के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये भी इसका जो है, इसका भी नोडल मिनिस्ट्री। अच्छा, इसको फंडिंग कहाँ से आती है, ये जो संगीत नाटक अकादमी है, तो इसको फंडिंग जो आती है भारत सरकार के द्वारा फंडिंग आती है। तो यह सबसे पहले जो बनाया गया था 1952 के तहत बनाया गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको भी चर्चा कर लेते हैं, संगीत नाटक अकादमी को। तो इसको बनाया गया था, कब बनाया गया था? एक रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया था 1952 में। तो ये ध्यान रखिए, हम इसके बारे में भी बता रहे हैं, हम आपको इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी 1952 में एक रेजोल्यूशन के द्वारा इसको जो है बनाया गया था। तो ये किसके अंतर्गत बनाया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा, इसको बनाया किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के तहत बनाया गया था इसको, इस संगीत नाटक अकादमी को। फिर उसके बाद जो है इसके प्रथम चेयरमैन जो थे पीवी राज मन्नार थे, पीवी राज मन्नार। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसके प्रथम जो है चेयरमैन थे, जो आपका ये बनाया गया था संगीत नाटक अकादमी जो है, तो इसके प्रथम चेयरमैन जो बनाए गए थे तो वो राज मन्नार जी को जो है बनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो डॉक्टर राज मन्नार हैं, डॉक्टर पीवी राज मन्नार। तो इस तरीके से इसके बारे में। फिर उसके बाद यह एक बार में जो अवार्ड दिया जाता है, जो क्या नाम जो है द संगीत नाटक अवार्ड अकादमी का जो है, जो फेलोशिप अवार्ड जो होता है, इसको दिया जाता है अधिकतम 40 लोगों को, 40 लोगों को एक बार में दिया जाता है, 40 लोगों को दिया जाता है। इसमें भी एक जो है ताम्रपत्र होता है, इसमें भी एक ताम्रपत्र होता है, और एक जो है वो अंग वस्त्र होता है, यानी गमछा होता है, एक अंग वस्त्र होता है, ठीक है। तो ये हम अभी बता रहे हैं संगीत नाटक अकादमी के बारे में बता रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक तो गमछा होता है और एक ताम्रपत्र होता है, और इसमें जो है लगभग मान के चलिए 3 लाख रुपए का पुरस्कार होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग के होते हैं, फिर उसके बाद 1 लाख रुपए होता है पुरस्कार। तो ये सब चीज़ें होती है। चलिए, ये तो हो गया आपका संगीत नाटक अकादमी। और संगीत नाटक अकादमी जो थी 1952 में जब इस्टेब्लिश की गई थी, तो फिर उसके बाद जो है ये ऑटोनॉमस जो है एक संस्था थी, यह अपने अंतर्गत खुद जो है किसी ना किसी को बना सकती थी। तो इतना इसके पास पावर है मतलब। तो फिर उसके बाद इसने क्या किया, इसने जो है जैसे कथक जो है, और उसके बाद कई ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है बनाए हैं। जैसे देखिए, अभी हम उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो उनके बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें देखिएगा, उसमें देखिएगा, तो सबसे पहले तो हम बात बता दें आपको, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो ये सबसे पहले बनाया गया था। ये कहाँ बनाया गया था? न्यू दिल्ली में। ठीक है, 1959 में बनाया गया था इसको। तो ये बनाया गया। फिर उसके बाद और क्या बनाया गया? तो ये किसके अंतर्गत बनाया गया था? द संगीत नाटक अकादमी के द्वारा बनाया गया है इसको, क्योंकि चूंकि ये ऑटोनॉमस संस्था थी, तो ऑटोनॉमस संस्था होने के कारण या जो है अपना जो है निर्णय स्वयं ले सकती है कि हमें किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो चलिए, एक तो ये बनाया। फिर उसके बाद और क्या बनाया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक तो जवाहर नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी बनाया था। तो एक जवाहर नेहरू, ठीक है, मणिपुर डांस अकादमी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो ये बनाया गया था। तो ये जो बनाया गया था 1954 में बनाया गया था, इसको 1954 में बनाया गया था सबसे पहले। अभी देखिए, ध्यान रखिएगा, ये जो है बनाया कहाँ गया था? तो मणिपुर इसमें लिखा हुआ, तो इसकी राजधानी इम्फाल में इसको बनाया गया था।
तो ये जवाहर नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, तो इस तरीके से एक ये बनाई गई थी। फिर उसके बाद जो तीसरा एक और बनाई गई थी कथक केंद्र, तो कथक केंद्र को 1964 में बनाया गया। कथक केंद्र को कब बनाया गया था? कथक केंद्र बनाया गया न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये 1964 में बनाया गया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट एग्जामों में आती हैं, तो इसलिए हमने आपको जो है पूरा जो है इसमें एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। तो चलिए ठीक है, ये तो हो गया संगीत नाटक अकादमी के बारे में हमने जो चर्चा की है। तो आपका संगीत नाटक अकादमी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, तो अब फिर से एक बार हम रूपरेखा बना रहे हैं कि उस्ताद जो ये क्या नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, तो ये सबसे पहली बात तो क्या है, ये शहनाई वादक हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इनके पास एक बड़ी सी पपीरी होगी तो वो बजाएंगे, तो ये एक बात क्लियर हुई आपको। दूसरी बात ये है कि यह जो पुरस्कार युवा पुरस्कार है, ये कौन सा, ये वाला जो है क्या नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, तो यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह एक तो दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया जाता है। तो इसको जो है कंडक्ट कौन करता है, मतलब ये किसके, मतलब ऐसे समझ लीजिए जो अवार्ड्स जो दिए जाते हैं, वो अवार्ड्स जो देता है वो ऐसे समझ लीजिए संगीत नाटक अकादमी जो है, मतलब जो प्रोग्राम कंडक्ट करती है वो संगीत नाटक अकादमी, लेकिन इसका जो है जो नोडल मिनिस्ट्री है जो आपका इसका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है युवा पुरस्कार का, तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है। जबकि वो क्या नाम जो है संगीत नाटक अकादमी जो है, संगीत नाटक अकादमी को ध्यान रखिएगा यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ये चीज दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बहुत स्पष्ट क्लियर रखना है कि इसको रखा जाता है कल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, इसको रखा जाता है एजुकेशन के अंतर्गत। तो बस इतना याद रखें। लेकिन ये कंडक्ट कराता है और ये इसको जो है हर साल अपना ऑर्गेनाइज्ड कराता है। तो इस तरीके से मतलब वितरण इनके द्वारा किया जाता है, जो पुरस्कार हैं वितरण इनके द्वारा किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इतना आपको जानकारी हुई। फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ये कुछ इनके द्वारा क्या नाम संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, संगीत नाटक अकादमी किस सन में बनाई गई थी? तो ये आपको याद रखना है 1952 में बनाई गई थी। सबसे पहले एक रिजोल्यूशन के माध्यम से बनाई गई थी। तो फिर उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये न्यू दिल्ली में बनाया था 1959 में। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी बनाई गई थी, तो ये 1964 में बनाई गई थी। कथक केंद्र जो है नई दिल्ली में 1964 में बनाया गया। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें जो है क्लियर हुई। फिर उसके बाद जो है इसमें 1952 में इसको बनाया गया था। 40 लोगों को अधिकतम जो है ये अवार्ड या मतलब फेलोशिप जो है अवार्ड दिया जाता है। तो फिर उसके बाद इसमें एक ताम्रपत्र होता है, एक अंग वस्त्र होता है, 3 लाख का जो है इसमें जो है प्रथम मेंबरों को दिया जाता है 3 लाख। फिर उसके बाद जो है 1 लाख रुपए दिया जाता है जो अंतिम। चलिए इस तरीके से ये सब पूरा जो है आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार फिर कमेंट जरूर करना हमको। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए आप लोग फोटो कैप्चर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आपने देखा उस्ताद बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप सी फिशिंग, डीप सी फिश कंजर्वेशन। तो यह हाल ही में चर्चा में बना हुआ विषय है। डीप सी फिश कंजर्वेशन यानी जो मतलब जो है गहराई में जाकर मछलियों को पकड़ना, उससे संबंधित है। या देखिए इसमें क्या डिबेट है। इसमें जो है एक्चुअली तमिलनाडु सरकार ने एक टेक्निक होती है पकड़ने की, जो है फिशिंग करने की एक टेक्निक होती है जिसको स्पेशली रूप से मना किया गया था। तमिलनाडु की सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। उसमें ये कहा कि जो है जैसे जब हम एक ऐसा होता है एक जहाज में क्या करते हैं हम लोग, एक फिशिंग तकनीक हम बता देते हैं आपको। फिशिंग तकनीक जो होती है फिर उसके बाद समझाते हैं हम आपको। तो फिशिंग जो तकनीक होती है वो होती है पर्स साइन फिशिंग। अब देखिए ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं आपको है कि ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें क्या किया जाता है कि एक बड़ा सा जाल होता है, बहुत बड़ा जाल होता है, और उसको क्या करते हैं समुद्र के बीच में जाते हैं, मतलब समुद्र के अच्छी खासी गहराई में जाते हैं, डीप ओशन की जो है क्षेत्र में जाते हैं, जो इकोनॉमिक EEZ होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए ये होता है किसी भी देश के 200 नॉटिकल मील्स, ठीक है, 200 नॉटिकल मील्स के जो क्षेत्र होता है, मान लीजिए सपोज दैट कि ये जैसे भारत है, सपोज दैट, ठीक है, ये इस तरीके से भारत है मान लो सपोज दैट। अब इसका यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए सपोज दैट कि ये 200 नॉटिकल मील्स जो है, ये जो दूरी है, यहाँ तक के जो क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, यानी EEZ कहा जाता है इतने क्षेत्र को। यानी यह जो है अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठनों के द्वारा इसको जो है क्या किया गया है, बताया गया कि ये जो है इस तरीके से रहेगा। देखिए किसके द्वारा बताया गया है ये भी हम थोड़ा बता देते हैं। UN क्लॉज के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल कंजर्वेशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो ये UN क्लोब है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, तो वो हमने बताया अभी जो फुल फॉर्म, तो ये हो गया इसकी फुल फॉर्म। ये जो है इसको निर्धारित करता है कि ये किसी भी देश की जो है सीमा के कितने क्षेत्र तक वो अपनी मतलब जो है समुद्र का उपभोग अच्छे तरीके से कर सकता है, तो ये बताया जाता है इसके द्वारा, ये यही नियम बनाता है। देन अब जैसे हम बता रहे थे आपको पर्स सीन फिशिंग जो है इसके बारे में बताते हैं, तो यह एक हमने क्या बताया था कि ये एक बड़ा सा जाल होता है जिसमें जो है क्या करते हैं अपने इकोनॉमिक EEZ में, यानी जो आपका हमने इधर से आ जाते हैं, इधर से समझाते हैं, तो हमने क्या बताया था EEZ, इस जोन में जाकर और अच्छे खासे पानी में जाकर, गहराई वाले पानी में, वहाँ पर क्या करते हैं एक बड़ा सा जाल जो है बोट में बंधा हुआ होता है, बोट मतलब जो है एक बड़ा सा जहाज में बंधा होता है, और उसको डाल देते हैं और उसमें डाल देते हैं, तो उसमें मछलियाँ और भी जीव जंतु जितने भी होते हैं, कुछ तो उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी के होते हैं, कुछ वल्नरेबल होते हैं, तो इस तरीके से जिनका जो है व्यापार करना या उनको जो है पकड़ना जो है प्रतिबंधित होता है, लेकिन फिर भी वो जाल में आ जाते हैं। तो इसलिए तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, उस पर जो है मतलब बैन लगा दिया। तो बैन लगाने के कारण क्या हुआ है, तो देखिए तमिलनाडु सरकार ने जब बैन लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो डिसीजन गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कर्नाटक ने जो अपना पक्ष दिया था कि यह जो है मतलब जो है पर्यावरण को, मतलब पर्यावरण का क्या उसमें जो है समझ लीजिए जो बायोडाइवर्सिटी है उसको जो है क्षतिग्रस्त करते हैं, क्योंकि बहुत सारा मछली पकड़ लेते हैं ये लोग एक साथ में, तो इसलिए उसने जो है उसको जो है, क्योंकि यह घोषित करने का अधिकार एक राज्य के पास होता है जो उसका जो है क्षेत्र होता है, तो इसलिए जो है उसको क्या किया गया, घोषित कर दिया गया कि तमिलनाडु सरकार ने कि यह क्षेत्र जो है यहाँ से मछली ऐसे नहीं पकड़ी जा सकती, इस तरीके से नहीं पकड़ी जा सकती है जिस तरीके से ये वाली जो आपको टेक्निक बताई। सुप्रीम कोर्ट के पास जो मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में घोषित कर दिया है कि वो फिशिंग कर सकते हैं उस टेक्निक से, तो बस इतना सब मामला था। तो ये सब चीज़ें आपको जो है पता हुई, तो बस सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि अब वो क्या कर सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार के फैसले को पलट दिया है और कहा कि अब जो है वो इस तरीके से फिशिंग कर सकते हैं, यानी पर्स सीन फिशिंग के माध्यम से जो है अब वो मछली पकड़ सकते हैं। बस इतना सा बात जो क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में थोड़ा सा, इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक है नहीं बहुत बड़ा, आपको थोड़ा सा जो है जानकारी होनी चाहिए करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। तो इसमें सीधी सी बात है कि इंपोर्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट की अपेक्षा, एक्सपोर्ट कम होता है, तो बस इतना याद रखना है, बस यही होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी हमने क्या किया, किसी भी देश को अपना सामान बेचते हैं और उससे खरीदते भी हैं, तो उसकी दशा में जैसे क्या होता है कि मान लो हमने इंपोर्ट जो है, यानी इंपोर्ट का मतलब होता है, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। तो यही होता है कि आयात, देखिए इंपोर्ट का मतलब जो है, इंपोर्ट का मतलब खरीदना, तो देखिए यानी जैसे आयात का मतलब खरीदना हो गया, ठीक है, ये बढ़ा, और निर्यात हमने कम किया, तो यही चीज़ सेम है। देखिए यही चीज़ है बिल्कुल, आयात और निर्यात। तो अभी हिंदी वाले हिंदी में समझेंगे कि आयात और निर्यात, तो आयात ज़्यादा मतलब करना और निर्यात, सॉरी उल्टा तो नहीं बता गए, आयात का मतलब खरीदना, आयात का मतलब होता है खरीदना, तो हमने खरीदा ज़्यादा और बेचा कम, ठीक है, आप सीधी सी बात इससे समझेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। तो ये ऐसी कंडीशन में जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है।
तो ये ध्यान रखिएगा। तो बस इतना हिस्सा ही क्वेश्चन है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हमने जो है आपको, चूंकि करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है तो इसलिए जो है ये चर्चा में अभी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेड पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सामान्य रूप से जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं लेड पॉइजनिंग के बारे में। तो लेड पॉइजनिंग जो है, तो इसमें जो है पीबी इसका जो है परमाणु सॉरी होता है, इसका फार्मूला जो इसको जो है डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर चर्चा में है तो इसलिए हम लोग जो है इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है, 82 है। तो बस इतना याद रखने हैं, ये पीबी लेड, ठीक है, लेड को पीबी कहा जाता है। अच्छा, ये जो है शरीर में एक निश्चित मात्रा में होता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर मात्रा शरीर में पहुंच जाती है तो फिर क्या होता है कि जैसे थकान है, डायरिया है, मतलब जो है तो बहुत सी इन्फेक्टरी जो है डिजीज़ हो जाती हैं शरीर में, जो है जो इन्फेक्शन वाली डिजीज़ होती है। जैसे मान लीजिए और भी हम अगर बात करें तो इसमें लेड से जो है पेट में दर्द है, भूख ना लगना है, तो ये मसल्स में जो है आपका कमजोरी वगैरह है, तो इस तरीके से ये चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है। और उसके बाद ज़्यादा लेड की शरीर में स्टोरेज से क्या क्या समस्याएं होती है, तो हमने आपको बताया भूख ना लगना, उसके बाद जो है क्योंकि चूंकि ये पॉइजन होता है ना, इस मतलब जो है बहुत हल्का पॉइजन होता है, मतलब जो है उससे शरीर अगर ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाएगा तो फिर निश्चित ही हानि करेगा शरीर को। और पेट में जो है दर्द होना, पेट में जो है डायरिया बन जाना, ये सब चीज़ें अमूमन चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग जो है पेंडोरास क्लस्टर के बारे में समझते हैं। पेंडोरास क्लस्टर क्या है, तो ये बात समझेंगे। पेंडोरास क्लस्टर जो है, क्लस्टर का मतलब होता है एक ग्रुप, तो समझते हैं क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एबेल 2744 के नाम से भी जाना जाता है, 2744 के नाम से जाना जाता है पेंडोरास क्लस्टर। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा पेंडोरास क्लस्टर या एबेल 2744 क्या है, हाल ही में जो चर्चा में रहा, बस ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले तो देखो हम बता दें आपको कि यह हमारे स्पेस में एक जगह है, यह हमारे स्पेस में एक मतलब एक जगह है जहां जिसको जो है कहा गया है पेंडोरास क्लस्टर। तो अभी देखिए कई सारी जो गैलेक्सियों का एक ग्रुप है, एक ऐसी जगह है जहां पर कई सारी गैलेक्सियां, जैसे हमारी पूरी जो गैलेक्सी है उसको पूरी गैलेक्सी क्या हम लोगों की जो एक मतलब जो गैलेक्सी उसको दुग्ध मेखला, हमारी जो मतलब श्रृंखला है जो उसको दुग्ध मेखला कह जाते हैं, या एरावत पथ कहते हैं, या मंदाकिनी कहते हैं। ऐसे ही पता नहीं कि जिसमें हम लोगों की जैसे जो मंदाकिनी है इसमें एक सूर्य और उसके बाद ब्रह्म मतलब उपग्रह है, ऐसे ही कई सूर्य है इस मंदाकिनी में। तो इन्हीं सब पूरी समय मंदाकिनियों से मिलकर एक पूरा ब्रह्मांड बनता है। तो ब्रह्मांड, तो अब इस तरीके से बात समझेंगे कि इसमें कई सारी गैलेक्सियों की हम बात कर रहे हैं। तो हमारी गैलेक्सी को क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला, एरावत पथ या मिल्की वे, ये सब एक ही नाम है, उसमें जो है कुछ कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही नाम है कि एक तो या तो दुग्ध मेखला भी कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं, एरावत पथ भी कहते हैं। तो ये सब मंदाकिनी, तो ये सब चीज़ें नाम है उसके जो है। तो अब देखेंगे, अब नेक्स्ट इसमें जो है हम क्या बताना चाहते हैं कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब जो है कई गैलेक्सियों का क्लस्टर है, गैलेक्सियों का एक ग्रुप है, मतलब कहने का मतलब तो वो है। तो क्या कहा गया है कि यहां पर डार्क मैटर जो है, डार्क मैटर आपको पता है डार्क मैटर यहां पर लगभग 75% तक है डार्क मैटर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह जो है ब्रह्मांड जो एक्सपेंड कर रहा है, जो पूरा ब्रह्मांड है अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, तो उसका कारण है, उसके लिए रॉ मटेरियल काम कर रहा है डार्क मैटर। डार्क मैटर जो है इसी से जो है क्या हो रहा है कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें लगभग 75% तक जो है इस जो क्लस्टर है, ये मतलब जो है पेंडोरास क्लस्टर, यानी अभी डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पेंडोरास क्लस्टर क्या है, तो यह कई गैलेक्सियों का एक समूह है या क्लस्टर है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, क्लस्टर को ही मतलब समूह कहते हैं हिंदी में। तो ये चीज़ें आपको पता हुई। अच्छा, अब उसके बाद जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा, ये क्या है इसको हम थोड़ा समझिएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो आरसीएम कह सकते हैं शॉर्ट में इसको, आरसी
एम। इसको बहुत सिस्टम तरीके से समझ लीजिए ये क्या है, बस डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है जब आएगा तो आप टैकल कर लेंगे उस चीज़ को। तो देखिए कैसे, आरसीएम का मतलब है कि इसमें एक तो होता है सेलर, बैंक और एक कंज्यूमर, उपभोक्ता। अब इसमें देखिए समझना है कि क्या सिस्टम रहता है। इसने कोई सामान बेचा 100 रुपए का, सपोज दैट 100 रुपए का सामान बेचा, और किसको बेचा, ये उपभोक्ता को, कुछ खाने पीने या जो भी सामान है वो अपना जो भी है, इस पर इसने क्या किया, 10% का जीएसटी ले लिया, तो 110 रुपए का इसको दिया। अच्छा, ये 10% जो इसने जो है वो इस किसको देगा, वो इस बैंक को, सॉरी बैंक लिखना था, बैंड लिख दिया, बैंक, ठीक है, बैंक या सरकार ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये किसके पास डायरेक्ट जाता है, सरकार के पास जाता है। ये जीएसटी जो है, ये 10% की जीएसटी किधर जो है जाएगी, तो ये इधर निकल जाएगी, यानी इनका मतलब 100 रुपए का ही समझ लीजिए एक प्रकार से। लेकिन वो वसूल किससे रहे हैं, इससे वसूल कर रहे हैं, इस व्यक्ति से, यानी जो सेलर है इससे वसूल कर रहे हैं, उपभोक्ता से। उपभोक्ता से जीएसटी कौन ले रहा है, सेलर, और सेलर से कौन ले रहा है, बैंक या सरकार, आप ऐसे जो भी समझ लीजिए। अभी ये आरसीएम क्या है, सॉरी आरएम, आरसीएम है, लिखा गलत लिखा हमने, आरसीएम यानी रिवर्स चेन मैकेनिज्म। क्या है कि चार्ज मैकेनिज्म जो है ये क्या कहता है कि हम इनकी जगह पर हम डायरेक्ट लेंगे जीएसटी। तो अभी देखिए क्या करेंगे, ये उपभोक्ता डायरेक्ट जो है इनको जीएसटी देगा। अब जैसे ये क्या करेंगे, अब इसमें देखिए क्या है, रिवर्स चेन मैकेनिज्म में क्या है कि सेलर जो है क्या करेगा, इनको आइटम जैसे 100 रुपए का जो दे रहा था वो 100 रुपए का ही देगा, लेकिन यह उपभोक्ता जीएसटी को पे करेगा। उपभोक्ता जो है वो 10 रुपए को स्वयं पे करेगा यहां पर, ये ऐसे। तो अभी क्या कर रहा है कि ये 10 रुपए पे कर रहा है, अभी क्या कर रहा है कि ये देखिए, ये एक दूसरा हम जो है ऐसे बना देते हैं, तो ये 10 रुपए पे कर रहा है, यानी पहले सेलर पे करता था जीएसटी, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा कि यह एक उपभोक्ता के द्वारा जो कंज्यूम कर रहा है, जैसे मान लीजिए हम ये 10 रुपए 100 रुपए का मान लीजिए सपोज दैट ये मार्कर खरीद रहा है, अब ये 100 रुपए का मार्कर खरीद रहा है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि अभी हम सामान्य तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये 90 रुपए का मार्कर होगा सपोज दैट, और इसमें 10 रुपए का हमने जीएसटी दिया है, और किसको दिया, जहां से हमने जो भी बुक स्टॉल से लिया होगा मार्कर या जिस भी शॉप से लिया होगा उसको हमने जीएसटी अपना पे कर दिया। जो भी हमें टैक्स जो भी देना था वो हम अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो हमने उसको दे दिया। अब वो क्या करेगा, वो मतलब देगा जाकर सरकार को पे करेगा जाकर, ठीक है। हमने अपना दे दिया जीएसटी, या जो भी अपना देना है, कहने का मतलब जो है टैक्स, जीएसटी हो या जो है कोई भी कर हो, हमने दे दिया। अब कहानी क्या है कि अगर हम ही से कर लिया जाए, यानी वो क्या करे कि अभी दुकानदार जहाँ से हम लाए इसको, वो हमको 90 रुपए में देइए, और कहें हम जीएसटी आपसे नहीं लिए हैं, आपको पे करना है, तो हम जो जब पे करेंगे सरकार को, तो वो हुआ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बस इतना सा बात आपको समझना था। तो ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। ये भी हाल ही में चर्चा में है, तो इसलिए जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, गवर्निंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया के बारे में हम लोग समझते हैं कि भारत में ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित कौन कौन से नियम हैं, तो उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले तो हम लोग यह जान लें कि इसको किसी ना किसी एक्ट के तहत रखा गया होगा, तो उस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, ये एक्ट को याद रखेंगे। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, तो इस तरीके से ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका। अब उसके बाद अब इसमें जो है ये चर्चा में क्यों है थोड़ा, तो ये तो हो गया इसके बारे में, एक एक्ट के द्वारा जिसके तहत ये जो है रेगुलेट किया जाता है ऑर्गन्स वगैरह को।
तो अब ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहले क्या होता था कि 65 जैसे जिसकी एज हो गई है या 65 से कम उम्र के व्यक्ति को ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट का परमिशन था। यानी अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हुई है और उसको किडनी चाहिए है, अगर उसकी उम्र 65 के ऊपर हो गई है तो वह व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति उसको दे भी रहा है, मान लीजिए उसका लड़का, एक पिता है और एक पुत्र है, पिता की किडनी खराब हो गई, अभी पिता की उम्र 65 के ऊपर है, अगर पुत्र देना भी चाहे तो नहीं दे सकता था अभी तक। लेकिन अब वर्तमान में क्या हुआ है कि जैसे सपोज दैट अब क्या करेगा कि अब उस लिमिट को हटा दिया गया है जो 65 वर्ष की उम्र थी। अब किसी भी उम्र के व्यक्ति को ट्रांसप्लांटेशन की परमिशन दे दी गई है कि अब वह किसी भी उम्र का व्यक्ति हो। तो बस इतना सा जो है अभी फैसला आया है और इतना सा जो है इसमें जो है काम हुआ है, तो इसीलिए ये चर्चा में है। तो अब आपको पता चला कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की कोई भी उम्र निर्धारित नहीं है। पहले 65 वर्ष थी अधिकतम, इससे कम ही वर्ष वाले मतलब जो है ट्रांसप्लांटेशन का अधिकार रखते थे। ज़्यादा बुजुर्ग लोग जो है ट्रांसप्लांटेशन, सरकार का यही मानना होगा आई थिंक कि ज़्यादा उम्र हो गई है तो अब 65 के बाद अब जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही लगभग 69-69 के आसपास है, तो उसको क्या ज़रूरत है अब जो है 3-4 साल के लिए ऑर्गन ख़राब करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए, होना चाहिए जो ठीक है वो बिल्कुल सही है नियम। चलिए ठीक है, तो ये हुआ आपका। फिर उसके बाद अब हम लोग समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। थायरस नरेंद्रानी। अब ये थोड़ा समझेंगे कि थायरस नरेंद्रानी क्या है। तो ये डायरेक्ट ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपसे चर्चा करे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग समझते हैं कि ये नरेंद्रानी क्या है। तो देखिए, ध्यान रखिए, ये एक मधुमक्खी की तरह दिखती है। मधुमक्खी की ही प्रजाति एक है थायरस नरेंद्रानी। तो अभी देखिए, ध्यान रखिए, तो ये किस जो है फैमिली से बिलोंग करती है? तो ये एक नई प्रजाति है। किसकी एक नई प्रजाति है? कुकू बी, यानी मधुमक्खी, कुकू मधुमक्खी जो है इसी की एक प्रजाति है। तो यह नरेंद्रानी कहां पाई गई है? तो बस इतना याद रखना है, केरल में एक नई स्पीसीज है जो खोजी गई है जिसका नाम है नरेंद्रानी, यानी थायरस नरेंद्रानी। किस मतलब कौन सी जो है प्रजाति की है? तो वो कुकू बी, केरल में पाई गई। बस इतना ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर के लेक्चर में हम लोगों ने 14 क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने समझा। अब हम लोग अगले सेशन को जल्द ही आते हैं, 1 से 2 दिन में। और ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि सेशन का एंजॉय किया होगा आप लोगों ने और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है यह। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी ही मुलाकात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।